नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप सबको दोस्तों वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता और वातावरण के बारे में, या अनुवांशिकता को हम कह सकते हैं वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ में पढ़ेंगे इन दोनों शब्दों के बारे में। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, दो शब्द है, एक शब्द आता है अनुवांशिकता और दूसरा शब्द है दोस्तों वातावरण। अनुवांशिकता और वातावरण, देखिएगा दोस्तों ये दो ऐसे शब्द हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान में, या हम यूं कह सकते हैं ये दो ऐसे शब्द हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यक्तित्व को या मानव विकास को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। यानी मानव विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले जो दो कारक होते हैं, एक कारक होता है वंशानुक्रम और दूसरा कारक होता है वातावरण। अब दोस्तों प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इनमें से सबसे प्रधान कारक कौन सा है और इसमें से उप प्रधान कारक कौन सा है। यानी मानव विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक हम अनुवांशिकता को मानते हैं या फिर वातावरण को मानते हैं। तो दोस्तों इनमें से जो प्रमुख कारक होता है वो प्रमुख कारक स्पेशली हम किसी को नहीं मानते। प्रमुख कारक होता है दोस्तों, वो प्रमुख कारक सिचुएशन के अनुसार माना जाता है। अलग अलग स्थिति में मानव विकास को अलग अलग कारक अलग अलग समय में प्रभावित करता है। जैसे देखिएगा, यदि एक डाकू का पुत्र यदि डाकू बन जाता है, इस स्थिति में मानव के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो अनुवांशिकता होता है। वहीं दूसरी तरफ एक डाकू का पुत्र यदि साधु के सानिध्य में रहकर साधु बन जाता है, संगति में रहकर, इसका मतलब उसके विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो वातावरण माना जाता है। फिर भी दोस्तों जितने भी अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, कई मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने वातावरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है और कई मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो वंशानुक्रम या अनुवांशिकता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन दोस्तों ये स्थिति के अनुसार अलग अलग है और ये मानव विकास को ये दो ऐसे कारक है जो सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों अनुवांशिकता के बारे में। देखिएगा अनुवांशिकता होती क्या है। सबसे पहले दोस्तों अनुवांशिकता या वंशानुक्रम, अनुवांशिकता या वंशानुक्रम, अनुवांशिकता या वंशानुक्रम। देखिएगा दोस्तों अनुवांशिकता और वंशानुक्रम होता क्या है। अनुवांशिकता और वंशानुक्रम वो होता है, जैसे देखिएगा माता पिता से जो शारीरिक, माता पिता से या पूर्वजों से जो भी शारीरिक, मानसिक या अन्य जितनी भी विशेषताएं होती है, या तो जन्म के समय या गर्भधान के समय यदि वो विशेषताएं पुत्र में धारण होती है या पुत्र में उत्पन्न होती है या पुत्र में दिखाई देती है, तो उसे हम अनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। दोस्तों जो अनुवांशिकता और वंशानुक्रम है दोस्तों, इसके बारे में देखिएगा, इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, ये अर्थ हम दो भागों में विभाजित करते हैं। यानी इनका जो अर्थ है वंशानुक्रम और वातावरण का जो अर्थ है वो अर्थ हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो इसका संकीर्ण अर्थ क्या होता है, वंशानुक्रम और वातावरण का संकीर्ण अर्थ। दूसरा है दोस्तों इसका जो व्यापक अर्थ होता है, विस्तृत अर्थ होता है। ये विस्तृत अर्थ क्या होता है, संकीर्ण और विस्तृत अर्थ दोनों क्या होते हैं। देखिएगा सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों जो संकीर्ण अर्थ होता है। माता पिता से जो भी, देखिएगा माता पिता से दोस्तों जो भी हमें शारीरिक, माता पिता से या पूर्वजों से जो भी शारीरिक, मानसिक या अन्य प्रकार की जितने भी विशेषताएं होती है, वो विशेषताएं यदि पुत्र में आती है जन्म के समय या गर्भाधान के समय, तो वो वंशानुक्रम है। ये वंशानुक्रम का दोस्तों संकीर्ण अर्थ होता है। वंशानुक्रम का संकीर्ण अर्थ यह है कि जन्म के समय या गर्भाधान के समय माता पिता से या पूर्वजों से जो विशेषताएं उत्पन्न होती है पुत्र में, या जो विशेषताएं होती है जन्म के समय, उसे हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। और संकीर्ण अर्थ में दोस्तों ये होता है कि जितनी भी शारीरिक विशेषताएं होती है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो चेहरे की बनावट हो, चाहे वो बाल हो, चाहे वो इसका रंग हो, रूप हो, आकार हो, प्रकार हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, यानी इसका विस्तृत भाग। मानसिक में दोस्तों चिंतन की प्रक्रिया आ जाती है, बुद्धि आ जाती है। इस प्रकार हम यूं कह सकते हैं कि चेहरे की बनावट से लेकर, देखिएगा चेहरे की बनावट यानी इनके भी अंतर्गत क्या क्या होता है, चेहरे की बनावट, रंग, रूप, आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई, सब कुछ दोस्तों।
और इसके अलावा बौद्धिक में दोस्तों आपका चिंतन करने का दृष्टिकोण कैसा है, इसके अलावा आप में बुद्धि कैसी है, आप में संवेगात्मक बुद्धि किस प्रकार की है। यदि इनका संचरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या माता पिता से जब ये पुत्र में उत्पन्न होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, वंशानुक्रम कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो वंशानुक्रम होता है, ये वंशानुक्रम मानव विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक होता है। यानी देखिएगा, इसको प्रधान कारक भी मानते हैं, और जो उप प्रधान कारक होता है दोस्तों, वो किसको मानते हैं, वातावरण को मानते हैं। ऐसा देखिएगा दोस्तों मनोविज्ञान में। लेकिन प्रधान कारक दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होते हैं, अलग अलग सिचुएशन के अनुसार, अलग अलग स्थिति के अनुसार। लेकिन वर्तमान में जो सर्वाधिक प्रमुख कारक माना जाता है, सर्वाधिक प्रधान कारक माना जाता है, वो वातावरण को माना जाता है, और वंशानुक्रम को या आनुवंशिकता को दोस्तों नाम मात्र का कारक माना जाता है। तो देखिएगा, वंशानुक्रम के दोस्तों जो नियम है वो मूलतः 3 नियम है। वो कौन कौन से नियम है, देखिएगा वो कौन कौन से नियम है। वंशानुक्रम या फिर आनुवंशिकता के नियम, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के नियम, आनुवंशिकता के नियम। देखिएगा 3 प्रमुख नियम है आनुवंशिकता के। आनुवंशिकता के दोस्तों, या हम यूं कह सकते हैं वंशानुक्रम के जो नियम होते हैं, वो नियम कुल कितने हैं, 3 नियम है। जो पहला नियम है, वो पहला नियम यह है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान उत्पन्न होती है। उसको हम कहते हैं दोस्तों समानता का नियम। नियम नंबर 1 समानता का नियम। समानता का नियम यह कहता है कि जिस प्रकार के माता पिता होते हैं उसी प्रकार के संतानें उत्पन्न होती है। जिस प्रकार के माता पिता में गुण, माता पिता में जो विशेषताएं, माता पिता का जिस प्रकार की शारीरिक बनावट होती है, शारीरिक रंग रूप होता है, जिस प्रकार की बौद्धिक प्रक्रियाएं होती है, जिस प्रकार से मानसिक विकास होता है, ठीक उसी प्रकार से उनके संतान में यही प्रक्रिया देखी जाती है। और यह पीढ़ी दर पीढ़ी, विस्तृत पीढ़ी दर पीढ़ी समान रूप से संचरण होता रहता है। इस नियम को क्या कहते हैं, समानता का नियम। दोस्तों समानता के नियम में हम लिख सकते हैं कि माता पिता के जैसे पुत्रों में लक्षण दिखाई देना, यानी जैसे माता पिता है वैसे पुत्र होना। जो विशेषताएं माता पिता में है वही विशेषता किस में होना, उनके संतान में होना। किसका नियम कहलाता है, समानता का नियम कहलाता है। यानी माता पिता वैसी संतान। देखिएगा, माता पिता के जैसी संतान, के जैसी संतान, यानी जो माता पिता में गुण है, जो माता पिता में विशेषता है, वही उनके संतान में विशेषता होना समानता का नियम है। दूसरा जो नियम है दोस्तों, दूसरा नियम यह है कि कई बार ऐसा होता है कि जो माता पिता में गुण होते हैं उनसे कुछ गुण भिन्न होते हैं। इसे भिन्नता का नियम कहते हैं। किसका नियम, भिन्नता का नियम। देखिएगा, जो भिन्नता का नियम है, ये भिन्नता का नियम ये होता है दोस्तों, माता पिता से भिन्न गुण, यानी माता पिता से कुछ भिन्न संतानें, कुछ भिन्न संतानें होना। किस प्रकार का नियम है दोस्तों, भिन्नता का नियम है। जो तीसरा नियम है दोस्तों, तीसरा नियम है प्रत्यागमन का नियम। तीसरा नियम है दोस्तों प्रत्यागमन का नियम। देखिएगा, प्रत्यागमन का जो नियम है दोस्तों, ये नियम ये कहता है कि माता पिता से ठीक विपरीत संतानें होना। माता पिता से ठीक विपरीत संतान, माता पिता से ठीक विपरीत संतान, ठीक विपरीत संतान। देखिएगा, यहां पर 2 अलग अलग है दोस्तों। आप यदि दूसरा नियम पढ़ोगे तो दूसरे नियम में दोस्तों माता पिता से कुछ भिन्न संतानें होती है, माता पिता से ठीक विपरीत संतान नहीं होती। माता पिता से जो ठीक विपरीत संतान होती है वो कौन सा नियम कहलाता है दोस्तों, प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। और माता पिता के समान संतान उत्पन्न होना किसका नियम है दोस्तों, समानता का नियम है। तो ये दोस्तों 3 नियम है, किससे संबंधित, वंशानुक्रम से संबंधित या आनुवंशिकता से संबंधित। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम पढ़ते हैं दोस्तों आनुवंशिकता के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में। देखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थियों दोस्तों ये जो क्लास है आप विशेष रूप से दोस्तों एमपी टेट के लिए है। और दोस्तों ये जो टॉपिक है ये रीट में भी इंपॉर्टेंट है।
देखिएगा दोस्तों, नियम सिद्धांत कौन कौन से, ये तो थे दोस्तों नियम। अब पढ़ते हैं दोस्तों सिद्धांत, और ये सिद्धांत है किसके दोस्तों, वंशानुक्रम के सिद्धांत। वंशानुक्रम के सिद्धांत, या फिर हम यूं कह सकते हैं वो आनुवंशिकता के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है दोस्तों जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। जो भी जनन द्रव्य होते हैं दोस्तों, जनन द्रव्यों की निरंतरता का जो सिद्धांत दिया वो विजमन के द्वारा दिया गया था। पहला जो सिद्धांत है दोस्तों जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत, जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, विजमन के द्वारा दिया गया था, विजमन। देखिएगा यह सिद्धांत है किसका दोस्तों, विजमन का है। और यह सिद्धांत है किसका दोस्तों, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता का नियम है। और नियम का नाम क्या दोस्तों, जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है दोस्तों कि जो भी शरीर का निर्माण करने वाले जनन द्रव्य होते हैं, देखिएगा याद रखिएगा, शरीर की बनावट करने वाले या शरीर का निर्माण करने वाले जो भी जनन द्रव्य, यानी जिसको हम वर्तमान में क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और विजमैन ने क्या कौन सा शब्द प्रयोग में लिया, जनन द्रव्य शब्द लिया। यानी वह द्रव्य जो जन्म यानी जो उत्पत्ति करे मानव शरीर की, मानव के निर्माण और मानव की बनावट में जो भी जनन द्रव्य होते हैं वो जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। जिस शुक्राणु के द्वारा आपका जन्म हुआ है, आपके पुत्र में भी वही शुक्राणु रहेगा। और ये शुक्राणु दोस्तों कभी भी जो जनन द्रव्य होता है कभी नष्ट नहीं होता, ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। और ये सिद्धांत किसका है दोस्तों, ये सिद्धांत है विजमन का। तो इस सिद्धांत के बारे में हम लिख सकते हैं दोस्तों कि शरीर का निर्माण करने वाले, देखिएगा शरीर का निर्माण करने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले जनन द्रव्य, जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते हैं, कभी नष्ट नहीं होते हैं, कभी नष्ट नहीं होते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों, किस सिद्धांत के अनुसार, विजमन का जो सिद्धांत है, जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। ये कहते हैं कि ये जो जनन द्रव्य होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर रूप में आगे चलते रहते हैं। बल्कि दोस्तों इनका देखिएगा, बल्कि इनका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहता है दोस्तों, हस्तांतरण रहता है। बल्कि इनका पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता रहता है, या पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, या फिर हम यूं लिख सकते हैं दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता रहता है। देखिएगा बल्कि इनका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता रहता है। ये कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, ये सिद्धांत किसका सिद्धांत है, जनन द्रव्यों का सिद्धांत है। और ये सिद्धांत दिया किसने, विजमन ने दिया। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखिएगा एक सिद्धांत है दोस्तों, जो सिद्धांत ये कहता है कि जो भी उपार्जित गुण होते हैं, जो भी हमने अर्जित गुण अपने जो भी हमने गुण अर्जित किए हैं उनका कभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण नहीं होता है। और यह सिद्धांत भी किसने दिया दोस्तों, विजमन ने दिया। और उस सिद्धांत का नाम है दोस्तों उपार्जित गुणों का असंचरण का नियम, या उपार्जित गुणों का असंचरण, उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत, असंचरण का सिद्धांत। और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, यह भी सिद्धांत विजमन के द्वारा दिया गया। विजमन, या इसको बीजमैन भी कहीं कहीं पर आपको बीजमैन में मिलेगा, विजमन मूलते नाम है। और दोस्तों जो तीसरा सिद्धांत है वो तीसरा सिद्धांत भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसका अपोजिट है, उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत, उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत,
उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत। और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यह सिद्धांत दिया गया लेमार्क के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? लेमार्क के द्वारा दिया गया। देखिएगा दोनों सिद्धांत है क्या, एक सिद्धांत तो यह कहता है कि उपार्जित गुणों का, देखिएगा जो शब्द है दोस्तों दोनों शब्द अलग अलग है। एक तो कहता है असंचरण का नियम और दूसरा कहता है संचरण का नियम। किसका असंचरण? उपार्जित गुणों का। और किसका संचरण? उपार्जित गुणों का। और उपार्जित गुणों का असंचरण। दोनों जो नियम है दोस्तों दोनों नियम अलग अलग है। एक नियम यह कहता है कि जो भी हमने गुण अर्जित किए हैं, इन अर्जित गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कभी भी संचरण नहीं होता है। जैसे देखिएगा, आपको मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में, किसी भी क्षेत्र विशेष में या किसी विषय में दक्षता प्राप्त है, तो आपके पुत्र में वो दक्षता प्राप्त नहीं होगी। मान लीजिए आपको मनोविज्ञान बहुत अच्छी आती है, मनोविज्ञान आपको बहुत अच्छी आती है, उसका हर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है और इस क्षेत्र में आप बहुत अच्छे दक्ष हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको जो आता है वो आपकी पीढ़ी में स्थानांतरित होगा। या आपका पुत्र जब जन्म लेगा तब उसको मनोविज्ञान आएगी जन्म के साथ ही, ऐसा नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? उपार्जित गुणों का असंचरण का नियम। और यह नियम किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? यह नियम विजमन के द्वारा या बीजमन के द्वारा दिया गया। दूसरा नियम यह कहता है उपार्जित गुणों का संचरण का नियम। देखिएगा, जो भी आपने अर्जित गुण किए हैं, उन अर्जित गुणों का भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? हस्तांतरण यानी स्थानांतरण होता है। जैसे देखिएगा, जो जिराफ होता है दोस्तों, उस जिराफ की जो गर्दन थी, वो गर्दन हम यूं कह सकते हैं कि आरंभ में वो गर्दन लंबी नहीं थी, आरंभ में वो गर्दन लंबी नहीं थी। जो जमीन के आसपास पौधे होते थे या जमीन पर जो पौधे होते थे केवल वो वही खाया करता था। लेकिन बाद में उसकी आवश्यकता बढ़ी और उसने लंबी गर्दन का उपार्जन किया, लंबी गर्दन का उसने अर्जन किया। और यही कारण है कि अब जिराफ के यदि कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो उसकी लंबी गर्दन होती है। यानी जो अर्जित गुण प्राप्त किए थे, उन अर्जित गुणों का भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कुछ हद तक क्या होता है? संचरण होता है। और यह नियम किसने के द्वारा दिया गया दोस्तों? लेमार्क के द्वारा दिया गया। तो देखिएगा दोस्तों, जो विजमन ने सिद्धांत दिया, इसके अनुसार अर्जित गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता है। अर्जित गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित या स्थानांतरण नहीं होता है। ये कौन कहता है दोस्तों? ये कहता है विजमन। यानी एक पीढ़ी के जो अर्जित गुण है वो दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, यानी उपार्जित गुणों का असंचरण का नियम। जबकि दोस्तों ये नियम ये कहता है कि अर्जित गुणों का भी संचरण होता है। देखिएगा, अर्जित गुणों का भी पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? संचरण होता है। ये कौन कहता है दोस्तों? लेमार्क कहता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों जिराफ। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जिराफ की दोस्तों आरंभ में लंबी गर्दन नहीं थी, इसने लंबी गर्दन का अर्जित किया है, लंबी गर्दन इसने बनाई है कोशिश करके। और यही कारण है कि जिराफ के जब कोई भी संतान उत्पन्न होती है तो उसकी लंबी गर्दन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो भी होता है, ये अर्जित गुणों का एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में कुछ हद तक संचरण होता रहता है। तो ये दो सिद्धांत थे दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखिएगा, अगला जो सिद्धांत है दोस्तों वो सिद्धांत है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। और जीव सांख्यिकी का सिद्धांत ये कहता है दोस्तों, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। और ये जीव सांख्यिकी का सिद्धांत दिया गया है दोस्तों किसके द्वारा? गाल्टन के द्वारा। गाल्टन ये कहता है दोस्तों इस सिद्धांत में कि जो आप में जो भी गुण होते हैं जो आपको आनुवंशिकता से मिलते हैं,
वो आनुवंशिकता के से गुण जरूरी नहीं है कि आपको माता पिता से मिले हैं। यानी जो भी आपको आनुवंशिकता के गुण होते हैं वो जरूरी नहीं है कि आपको माता पिता से मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता से तो मिलता ही है बल्कि पूर्वजों से भी मिलता है। आनुवंशिक गुण माता पिता से ना मिलकर, या माता पिता से तो मिलता ही है, साथ में किससे मिलता है? पूर्वजों से भी मिलता है। यानी बालक में गुणों का हस्तांतरण, देखिएगा ये सिद्धांत ये कहता है कि बालक में गुणों का हस्तांतरण, बालक में गुणों का हस्तांतरण, बालक में गुणों का हस्तांतरण, बालक में गुणों का हस्तांतरण बालक में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से ही ना होकर, केवल माता पिता से ही ना होकर, इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों माता पिता से नहीं होता है, माता पिता से तो होता है, केवल माता पिता से ना होकर पूर्वजों से भी होता है, पूर्वजों से भी होता है। ये सिद्धांत किसका है दोस्तों? गाल्टन का है। और इस सिद्धांत का नाम क्या है दोस्तों? जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? गाल्टन के द्वारा दिया गया। अगला जो दोस्तों सिद्धांत है वो सिद्धांत है मेडल का सिद्धांत या मेंडल का सिद्धांत या मेडल का सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत के बारे में आपने कई बार बचपन में भी पढ़ा होगा, मेडल का सिद्धांत या मेंडल का सिद्धांत। और ये सिद्धांत तो दोस्तों ये मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो प्रयोग किस पर किए थे? इन्होंने दोस्तों प्रयोग किए थे एक तो सफेद चूहों पर। किस पर किए थे? सफेद चूहों पर। और इसके अलावा इन्होंने किए थे दोस्तों मटर के दानों पर। किस पर किए? मटर के दानों पर प्रयोग किए, मटर के दानों पर, सफेद चूहों पर और मटर के दानों पर प्रयोग करके इन्होंने ये सिद्ध किया कि कई बार समान जो पुत्र होते हैं, समान माता पिता से जो उत्पन्न पुत्र होते हैं, कई बार उन समान पुत्रों में भी क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। यानी एक जैसे जो पुत्र होते हैं, यानी इनका जो निष्कर्ष निकाला ये निकाला कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। एक ही माता पिता से, देखिएगा, एक ही माता पिता से, एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में, उन उत्पन्न संतानों में भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। ये सिद्धांत किसका है दोस्तों? ये सिद्धांत है मेडल का या मेंडल का सिद्धांत, जो किस पर किया था दोस्तों? सफेद चूहों पर किया और साथ में किस पर किया दोस्तों? मटर के दानों पर किया था। तो दोस्तों ये प्रमुख जो सिद्धांत थे ये 5 सिद्धांत थे और इसके अलावा दोस्तों 3 नियम थे। तो एक बार वापस समझिएगा दोस्तों, जो 3 नियम थे वो 3 नियम कौन कौन से थे? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता होती क्या है? सबसे पहले आनुवंशिकता होती क्या? आपके माता पिता से या आपके पूर्वजों से जन्म के समय या गर्भाधान के समय जो भी शारीरिक मानसिक जो भी विशेषताएं होती है वो विशेषताएं यदि संतान में नजर आए या संतान में उत्पन्न हो या संतान में दिखाई दे, इसका मतलब उसे हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम या फिर उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता के दोस्तों 3 नियम होते हैं। पहला नियम समानता के नियम। पहला नियम यह कहता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उसके संतान होते हैं। यानी कई बार ऐसा देखने को मिलता है जिस प्रकार के माता पिता उसी प्रकार के संतान। ये नियम ये दर्शाता है या ये उदाहरण ये दर्शाता है कि कई बार माता पिता के जो गुण होते हैं वही गुण उनके बच्चों में स्थानांतरित या उन बच्चों में उसी गुणों का हस्तांतरण हो जाता है। इसे समानता का नियम कहते हैं। दूसरा है दोस्तों भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम यह कहता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे बालक ना होकर उससे कुछ भिन्न होता है, उसके विपरीत नहीं होता है, उसके भिन्न होता है। जैसे माता पिता, हम यूं कह सकते हैं माता पिता प्रतिभाशाली है तो बच्चा होता है ठीक उसके विपरीत नहीं होगा, मंद बुद्धि का नहीं होगा, तो वो उच्च बुद्धि का हो सकता है, कुछ भिन्न हो सकता है। यह भिन्नता का नियम है। दूसरा जो नियम है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम यह कहता है कि माता पिता से ठीक विपरीत संतानें होना
प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। यानी जैसे माता पिता ठीक उसके विपरीत, माता पिता यदि प्रतिभाशाली है तो अचानक बच्चा मंद बुद्धि का हो जाना, और मंद बुद्धि के माता पिता के प्रतिभाशाली बच्चा पैदा हो जाना एक किस प्रकार का नियम है दोस्तों? प्रत्यागमन का नियम है। तो इसके उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। राजू नाम का एक बालक उसी प्रकार से नजर आता है या उसी प्रकार के उसमें गुण है जैसे माता पिता के गुण है। तो कौन सा नियम है दोस्तों? समानता का नियम। राजू नाम के एक बालक में उसी पर अपने माता पिता से कुछ गुण मिलते जुलते नहीं है। देखिएगा, कुछ गुणों में असमानता है, तो कुछ गुणों में असमानता भिन्नता का और ठीक विपरीत होना, यानी राजू नाम का बालक अपने माता पिता से ठीक विपरीत है। यानी माता पिता के जो गुण है वो उसमें गुण ना होकर ठीक विपरीत गुण है। तो किसका नियम है दोस्तों? प्रत्यागमन का नियम है। ये दोस्तों 3 नियम थे। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिएगा दोस्तों, आनुवंशिकता के जो सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है दोस्तों जनन दरियों की निरंतरता का सिद्धांत, और यह सिद्धांत दिया विजमन या बिजमन ने। देखिएगा, यह सिद्धांत यह कहता है कि शरीर का निर्माण करने वाले जो भी जनन द्रव्य होते हैं वो जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहते हैं। और यह सिद्धांत किसका? विजमन का सिद्धांत है। दूसरा और तीसरा सिद्धांत यह है उपार्जित गुणों का असंचरण का नियम और उपार्जित गुणों का संचरण का नियम। असंचरण का नियम दिया गया दोस्तों किसके द्वारा? विजमन के द्वारा, और संचरण का नियम दिया गया लेमार्क के द्वारा। दूसरा नियम यह कहता है उपार्जित गुणों का असंचरण का नियम, कि जो आपने अर्जित गुण प्राप्त किए हैं उन गुणों का कभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होता है। और तीसरा नियम संचरण का नियम, यानी उपार्जित गुणों के संचरण का नियम लेमार्क के द्वारा दिया गया। और यह सिद्धांत यह कहता है कि जो भी अर्जित गुण है उन अर्जित गुणों का भी पीढ़ी दर पीढ़ी में क्या होता रहता है? स्थानांतरित या हस्तांतरण होता रहता है। अगला नियम देखिएगा दोस्तों, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन के द्वारा दिया गया, और यह सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे में जो भी लक्षण होते हैं, जो भी गुण होते हैं, जरूरी नहीं हो कि माता पिता से हो, माता पिता से तो होते ही हैं, साथ में उसमें गुण, उसमें ये जो भी विशेषताएं होती है वो पूर्वजों से भी आती है, यानी पूर्वजों के गुणों का भी स्थानांतरण होता रहता है। अगला सिद्धांत है दोस्तों मेंडल का सिद्धांत, और इन्होंने ये सिद्धांत प्रयोग किए थे दोस्तों सफेद चूहों पर और मटर के दानों पर। और इन्होंने ये कहा कि एक जैसे, यानी एक माता पिता की संतानों में भी, यानी मान लीजिए 2 पुत्र है तो एक माता पिता के ये दोनों पुत्र एक जैसे नहीं होंगे, दोनों पुत्र अलग अलग होंगे। यानी एक जैसे माता पिता की संतानों में भी क्या पाई जाती है दोस्तों? भिन्नता पाई जाती है। तो दोस्तों ये था वंशानुक्रम। अब पढ़ते हैं दोस्तों वातावरण के बारे में। देखिएगा दोस्तों, जो वातावरण है, वातावरण क्या है? देखिएगा दोस्तों, वातावरण वैसे तो आपने कई बार पढ़ा होगा। वातावरण या इसको हम दूसरा नाम दोस्तों इसको पर्यावरण भी कहते हैं। वातावरण या पर्यावरण, वातावरण या पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। परि प्लस आवरण। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। चारों ओर से घिरा हुआ जो भी क्षेत्र रहता है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र या चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र या घिरा हुआ आवरण क्या कहलाता है? वातावरण। घिरा हुआ आवरण। देखिएगा, जिसको हम वातावरण कहते हैं इसको पर्यावरण भी कहते हैं। परि प्लस आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना हो। परि का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ, और आवरण का मतलब आवरण, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ जो भी आवरण होता है, जो भी क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। दोस्तों वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इस शिक्षा मनोविज्ञान में जो प्रधान कारक माना जाता है, देखिएगा, मानव विकास को प्रभावित करने वाला जो प्रधान कारक माना जाता है वो प्रधान कारक किसको माना जाता है? वातावरण को माना जाता है। देखिएगा, व्यक्ति को प्रभावित करना, व्यक्ति को या व्यक्ति के हम यूं कह सकते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला, व्यक्ति को या व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक, प्रमुख कारक किसको माना जाता है दोस्तों? वातावरण को माना जाता है।
लेकिन आपको दोस्तों अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा। कई जगह आपको यह मिलेगा कि मानव विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण आनुवंशिकता है, लेकिन दोस्तों आनुवंशिकता को प्रमुख कारक नहीं मानते हैं। प्रमुख कारक जो मानते हैं वो किसको मानते हैं? वंशानुक्रम को। वंशानुक्रम को ना मानकर वातावरण को मानते हैं। लेकिन कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग राय है, अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है। कई मनोवैज्ञानिक बुद्धि में सर्वाधिक भूमिका वातावरण की मानते हैं और कई मनोवैज्ञानिक बुद्धि में या मानव विकास में सर्वाधिक भूमिका वातावरण को मानते हैं। कई ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो ये कहते हैं कि मानव विकास में 80% या मानव विकास को 80% जो प्रभावित करता है वो प्रभावित आनुवंशिकता करता है और 20% वातावरण करता है। लेकिन दोस्तों ये मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है। लेकिन आपको जब भी आप पेपर दोगे दोस्तों, सी टेट का, एमपी टेट का, यूपी टेट का, चाहे राजस्थान का दो दोस्तों, तो राजस्थान में दोस्तों ऐसे प्रश्न आ भी रखे हैं पहले और इसका सही आंसर दोस्तों वातावरण को ही माना है। एक बार दोस्तों आरटेट 2012 में प्रश्न आया था कि बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। ऑप्शन ए पर वातावरण था, ऑप्शन बी पर वंशानुक्रम था और सी पर दोनों था, इनमें से कोई नहीं था। तो आपको ऐसा ही लगा होगा कि दोस्तों दोनों नहीं, उसमें सही आंसर किसको माना था दोस्तों? वातावरण को माना था। इसलिए दोस्तों प्रधान जो प्रमुख कारक होता है वो प्रमुख कारक क्या है दोस्तों? वातावरण है। देखिएगा वातावरण दोस्तों वैसे तो बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन वातावरण कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिएगा जो प्रमुख वातावरण होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परिवार संबंधी या पारिवारिक। देखिएगा एक वातावरण पढ़ना आपको पारिवारिक वातावरण। दूसरा है दोस्तों विद्यालयी वातावरण। पारिवारिक वातावरण और दूसरा विद्यालयी वातावरण, दो प्रकार के वातावरण हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वातावरण होते हैं जैसे सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। इसके अलावा दोस्तों इसी प्रकार से भौगोलिक वातावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक वातावरण, कई प्रकार के वातावरण। लेकिन आपको दो वातावरण प्रमुख रूप से याद रखने, एक तो पारिवारिक वातावरण और दूसरा विद्यालयी वातावरण। पारिवारिक वातावरण यानी जहां पर बच्चे का जन्म होता है और जन्म के साथ में जो वातावरण मिलता है उस वातावरण को पारिवारिक वातावरण कहते हैं। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बालक के मां की होती है। इसलिए कहा जाता है बालक का जो प्रथम विद्यालय होता है वो प्रथम विद्यालय बालक का परिवार होता है और बालक का जो प्रथम शिक्षक होता है वो प्रथम शिक्षक बालक की मां होती है। देखिएगा विद्यालय वातावरण जो होता है ये बालक का प्रथम विद्यालय माना जाता है। बालक का प्रथम विद्यालय, जो बालक का प्रथम विद्यालय है ये परिवार माना जाता है। और यहां पर जो प्रथम शिक्षक होती है वो प्रथम शिक्षक कौन होती है दोस्तों? मां होती है। बालक विद्यालय में रहकर जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करता है उस शिक्षा को दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। कौन सी शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा। तो देखिएगा दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा बालक जो पारिवारिक वातावरण में लेता है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और यहीं से बालक के सर्वांगीण विकास की नींव रखी जाती है। दूसरा जो वातावरण है दोस्तों विद्यालय वातावरण। विद्यालय वातावरण के बारे में हम यूं लिख सकते हैं दोस्तों, विद्यालय बालक का जो द्वितीय विद्यालय होता है वो दोस्तों स्कूल होता है, विद्यालय होता है। प्रथम विद्यालय परिवार और द्वितीय विद्यालय होता है जहां बालक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है। कौन सी शिक्षा? औपचारिक शिक्षा। तो देखिएगा औपचारिक शिक्षा बालक कहां पर प्राप्त करता है? विद्यालय में। और बालक का विधिवत रूप से विद्यालय में जो प्रवेश होता है वो प्रवेश किस अवस्था में होता है दोस्तों? बाल्य अवस्था में होता है। बालक का विधिवत रूप से विद्यालय में प्रवेश किस अवस्था में? बाल्य अवस्था में। तो देखिएगा जो शैशव अवस्था है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि जो शैशव अवस्था होता है इस शैशव अवस्था में सर्वाधिक प्रभावित किस प्रकार का वातावरण सर्वाधिक प्रभावित करता है? पारिवारिक वातावरण। क्योंकि शैशव अवस्था में बालक रहता कहां है? परिवार में रहता है। और बाल्य अवस्था में विधिवत रूप से प्रवेश कहां हो जाता है दोस्तों? हम यूं कह सकते हैं विद्यालय में हो जाता है। तो फॉर्मल एजुकेशन कहां दी जाती है? स्कूल में दी जाती है। और औपचारिक शिक्षा कहां मिलती है बालक को? सबसे पहले स्कूल में। और जो परिवार में मिलती है वो किस प्रकार की मिलती है दोस्तों? अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा टॉपिक था आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में। दोस्तों इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। यहां से जो प्रश्न आता है दोस्तों हर बार प्रश्न एक ही घुमा कर आता है। देखिएगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिएगा
यहां पर मनोविज्ञान का कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे यहां पर टॉपिक दे दिया, जैसे दोस्तों बुद्धि, टॉपिक क्या दे दिया, बुद्धि। इसके अलावा दोस्तों टॉपिक दूसरा भी दिया जा सकता है, जैसे टॉपिक दे दिया आपके सामने अधिगम, मनोविज्ञान के जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, जैसे दे दिया दोस्तों इसमें व्यक्तित्व, जैसे शब्द क्या दे दिया दोस्तों, व्यक्तित्व। और आगे प्रश्न जो आएगा वो इस प्रकार का आएगा, को प्रभावित करने वाला, देखिएगा प्रभावित करने वाला कारक है, प्रभावित करने वाला कारक है। तो आपको यहां पर ये याद रखना है दोस्तों, यहां पर बीच में शब्द प्रमुख आया कि नहीं आया, प्रभावित करने वाला कारक है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार का, इन्हीं में से एक शब्द आ जाएगा, कोई भी शब्द आ सकता है और आपसे यूं पूछा जा सकता है को प्रभावित करने वाला, प्रभावित करने वाला, प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, प्रमुख कारक है। तो देखिएगा एक प्रश्न तो दोस्तों इस प्रकार का आ रहा है जिसमें प्रमुख शब्द नहीं है, प्रभावित करने वाला कारक है। एक शब्द ऐसा आ रहा है जिसमें प्रमुख नहीं है और एक प्रश्न ऐसा आ रहा है जिसमें प्रमुख है। तो देखिएगा जिस शब्द में प्रमुख नहीं है तो उस समय दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, यानी पहला प्रश्न दोस्तों ये हो गया और जो दूसरा प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न ये हो गया, दूसरा प्रश्न ये हो गया। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा दोस्तों आपके ये प्रश्न। जैसे देखिएगा मैं आपको सीधा सीधा लिख कर बताता हूं, कोई भी शब्द ले लिया, जैसे आपने शब्द ले लिया बुद्धि, तो प्रश्न क्या आया, बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रश्न है दोस्तों, ये बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। और आपके सामने दोस्तों ऑप्शन कितने होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। जैसे प्रश्न इस प्रकार का आ गया और आपके सामने 4 ऑप्शन इस प्रकार के, वंशानुक्रम और वातावरण में से दोस्तों अब तक जो प्रश्न आया वो इसी प्रकार का आया है। नंबर 1 क्या दे दिया जाएगा, वंशानुक्रम, और नंबर 2 क्या दे दिया जाएगा दोस्तों, वातावरण, वातावरण। और ऑप्शन सी पर क्या होगा दोस्तों, दोनों। और ऑप्शन डी में मान लो दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार का। और दूसरा प्रश्न ऐसा आता है दोस्तों, इसमें जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा दोस्तों दोनों, इसमें सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, दोनों। लेकिन एक प्रश्न इस प्रकार का आया प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है कि बुद्धि को प्रभावित करने वाला, बुद्धि को प्रभावित करने वाला, बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, प्रमुख कारक है। देखिएगा इस ऊपर वाले प्रश्न में और नीचे वाले प्रश्न में अंतर क्या है, अंतर दोस्तों इस प्रश्न में यह है कि ऊपर वाला जो प्रश्न है उसमें प्रमुख शब्द नहीं है और इसमें शब्द क्या है, प्रमुख शब्द है। और इसमें से यदि आपके सामने इस प्रकार के दोस्तों 4 ऑप्शन आए A B C D, और पहला प्रश्न ही दोस्तों इस प्रकार का आएगा, पहला ऑप्शन वातावरण, या कहीं पर पहला ऑप्शन वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण हो सकता है, तीसरा दोनों, और चौथा आ गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि ऐसा प्रश्न आए इनमें से कोई नहीं, तो यदि प्रमुख शब्द आ जाए तो प्रमुख शब्द में आपको दोस्तों दोनों नहीं देखना है। यदि प्रश्न में प्रमुख शब्द है तब आपको सही क्या करना है दोस्तों, वातावरण करना है, ये याद रखना है। और इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न राजस्थान में दोस्तों टेट जो होता था उस टेट, आर टेट, देखिएगा आर टेट 2012 में ये प्रश्न आ रखा है दोस्तों। अभी दोस्तों जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, इस सेकंड ग्रेड के एग्जाम में राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था दोस्तों, इस एग्जाम में ये प्रश्न आ रखा है। इस प्रकार के दोस्तों कई बार सी टेट में भी प्रश्न आ रखे हैं और किस प्रकार के एमपी टेट में भी प्रश्न आते हैं, यूपी टेट में भी प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। ऐसा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और आप दोस्तों जितने भी लाइव देख रहे हैं, एक बार आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक आप अपने राज्य में शेयर कीजिएगा दोस्तों। कल हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.